बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के। इस चैप्टर का नाम है स्टेशियोमेट्री। मैं आपको वाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा भाई, स्टेशियोमेट्री है क्या? सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं हम कि स्टेशियोमेट्री का क्या मतलब है। ठीक है, अपने पास आहिस्ता आहिस्ता पेन कॉपी पकड़ लो ताकि आप लिख सको। स्टेशियोमेट्री, स्टेशियोमेट्री किसे कहते हैं हम? स्टेशियोमेट्री दरअसल हमारे पास कहलाता है, हम लोग कहते हैं स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री का क्या मतलब होता है? स्टेशियोमेट्री इज द मेथड by which the amount of chemical reaction are calculated by means of balanced chemical equation। यानी हमारे पास क्या होता है बेटा? स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए हम दरअसल किसी भी केमिकल की अमाउंट को क्या कर सकते हैं? मेजर करते हैं हम। दरअसल सिंपल अल्फाज में अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? द मेजरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या सिंपल हम मेजरमेंट ऑफ केमिकल कहते हैं, द मेजरमेंट ऑफ केमिकल। ठीक है। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो, एक मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सब सही है। ठीक है चलो, आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, सब कुछ क्लियर है? सही है। ठीक है चलो, तो हमारे पास क्या कहलाता है भाई? स्टेशियोमेट्री किसे कहते हैं? स्टेशियोमेट्री हमारे पास क्या कहलाता है दरअसल बेटा? स्टेशियोमेट्री हमारे पास कहलाता है कि हमारे पास केमिकल्स की अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, या हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है। फॉर सपोज मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, ए प्लस बी। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? सी के अंदर, फॉर सपोज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर ये मालूम करना है कि मेरे पास ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, यानी रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो मेरे पास सिंपल है बेटा कि मेरे पास जो तीर है, तीर का जो ये दुम वाले हिस्सा है, इस दुम वाले हिस्से की तरफ जो भी चीजें हैं वो हमारे पास कहलाती हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और ये सर वाला हिस्सा, इस सर वाले हिस्से की तरफ जो भी चीजें हैं उनको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और स्टेशियोमेट्री क्या कहलाता है? स्टेशियोमेट्री हमारे पास कहलाता है कि इन्हीं केमिकल्स की मेजरमेंट, इन्हीं केमिकल्स की कैलकुलेशन, इन्हीं केमिकल्स को हम लोग क्या करना? कैलकुलेट करना। ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्टेशियोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेशियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, ये समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ये समझ आया नहीं आया, या दोबारा से रिपीट कर दूं? आ गया पक्का? आगे बढ़े? बढ़े आगे? अच्छा चलो, ये तो हमारे पास स्टेशियोमेट्री के सिंपल था। स्टेशियोमेट्री के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन आती हैं, वो आगे मैं करवाऊंगा। अभी मैं सबसे पहले आपको आसान चीजों की तरफ लेके चल रहा हूँ, मुश्किल की तरफ नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले हम लोग मोल के बारे में समझेंगे कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोल में अगर समझाऊं आपको तो मोल में समझाऊंगा, इफ वी रिप्रेजेंट, अगर मैं आपको मोल आसान अल्फाज में समझाऊं, सिंपल अल्फाज में अगर मोल के बारे में समझना हुआ तो मोल क्या होता है दरअसल मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, मोल हम लोग कहते हैं कि अगर मैं किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, गौर से सुनना मेरी बात, अगर मैं किसी भी एटम के एटॉमिक मास को और किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, अगर मैं उसको एमयू के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या कह रहा हूँ मैं? मोल। मोल मेरे पास क्या होता है? किसी भी एटम के एटॉमिक मास को और किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को मैं क्या कर रहा हूँ? एमयू के बजाय किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेटा वो मेरे पास क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। फॉर सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो मेरे पास जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, वो होता है 16 AMU। 16 AMU क्या होता है मेरे पास? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16।
ठीक है, इसे आगे एएमयू इसकी एटॉमिक मास की यूनिट होती है, ठीक है। अगर मैं इसी एएमयू के बजाय मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन जो है अगर मैं कहता हूं यहाँ पर एएमयू के बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 16 ग्राम। मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यानी सिंपल मोल हमारे पास क्या कहलाता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ एमयू। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, एमयू को रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, ग्राम से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल दी। इसी तरीके से अगर मैं कंपाउंड है मेरे पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका कितना होता है, मोलिकुलर मास होता है 44। ये निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं आगे चल के, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास होती है एएमयू, एएमयू सही है। और मैं जो है क्या कर रहा हूँ, एएमयू के बजाय क्या लिख रहा हूँ, 44 ग्राम। ये जहां पर मैं ग्राम लिख रहा हूँ ना बेटा, ये याद रखना, ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मोल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। अगर एएमयू की मैं सिंगल बात करूं, सिर्फ एएमयू की, ये ऑक्सीजन वाले की बात करूं, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट है तो ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, कंपाउंड है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मोल क्या होता है, सिंपल। अगर मैं किसी भी एटम के एटॉमिक मास को और किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को एमयू के बजाय ग्राम में लिख रहा हूं, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, वो सिंपल मेरे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरे पास मोल। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया, एक सिंपल सा वो दे दिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आया समझ, समझ आ गया, आगे बढ़े। देखो बेटा, कंपाउंड होता है क्या, चलो पहले मैं समझाता हूँ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, देखो, कंपाउंड हमारे पास दरअसल किसे कहते हैं, कंपाउंड हम लोग कहते हैं कि जब भी मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जब भी मेरे पास क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, अपने पास ये नोट डाउन भी कर लेना डायरी, अपने पास जो कॉपी है तुम्हारे पास, कि व्हेन मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट, या आप कह दो कि सॉरी, व्हेन different elements combine to each other, when different element combine to each other, then they form compound. When different element combine to each other, then they form compound. जब भी मेरे पास क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलते हैं, जब भी मेरे पास क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक कार्बन है, एक सिंगल एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। दोनों आपस में मिले, इन्होंने मिलके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये मेरे पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड। ये बात याद रखिएगा। और कंपाउंड के लिए हम लोग वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो एटॉमिक मास इस्तेमाल नहीं करते। अगर मुझे इसका कोई भी हमने वो बताना है, इसके वैल्यूज बतानी, जो मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, भाई मुझे इसको, इसका जो है ना, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या मतलब होगा इसका, हम लोग उसके लिए एटॉमिक मास का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एम मास, यानी मोलिक्यूलर मास। ठीक है, कंपाउंड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मोलिकुलर मास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और मोलिकुलर मास की भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, AMU। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इसी मोलिकुलर मास को रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, सॉरी, एमयू को रिप्लेस कर दे करके मैं क्या लिख दूं, 44 MU के बजाय क्या लिख दूं, ग्राम लिख दूं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, ये मेरे पास कहलाएगा सिंपल मोलिक मोल। ये क्या कहलाएगा, मोल। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा 44 कैसे आया, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कंपाउंड समझ आया अब। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसका न्यूमेरिकल करते हैं चलो। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करते हैं, 9 क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल in 30 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व जब भी करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रूल है
और वो रूल क्या है कि हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं डेटा। सही है। चलिए हम लोग बेट पहले क्या बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज आपको सवाल में दे रहा है हम उसको क्या कर लेंगे, लिख देंगे। ग्राम दे रहा है, ग्राम का मतलब होता है मास। आपने निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है। मास ऑफ सल्फर, सल्फर पूरा नहीं लिख रहा मैं, जस्ट यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ। एस का मतलब होता है सल्फर। कितना दे रहा है बेटा मास सल्फर का आपको, 30 ग्राम। ठीक है। अब इसका जो है सल्फर इज अ सिंगल एलिमेंट, ये याद रखिएगा, हमारे पास सल्फर क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट है। और जब भी सिंगल एलिमेंट आता है हम सिंगल एलिमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास इस्तेमाल करते हैं। सिंगल एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक मास कहाँ से आया मैं बताता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। क्या होता है, 32 AMU। सही है। रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाई, मालूम क्या करना है। तो सवाल में देखो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो आपने मालूम क्या करना है, मोल मालूम करना है। ठीक है। तो अगर आपने पूरा नहीं लिखना तो आप मोल के लिए जस्ट एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन जस्ट यूज कर लें और आप एक ये क्वेश्चन मार्क डाल दें आप। सही है। तो आप इसका क्या मतलब हुआ कि आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल। इस स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। सॉल्व सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है एन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है भाई इसका, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, बल्कि सब्सटेंस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा जो मेरे को सवाल में दे रहा है सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या दे रहा है, सल्फर दे रहा है। तो मैंने लिखा मास ऑफ एस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सही है। अब आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट करनी है। अब आपको पता चला मैंने एटॉमिक मास यहाँ पर क्यों लिखा था सल्फर का डेटा में, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में एटॉमिक मास है। याद रखना जब भी मेरे पास सिंगल एलिमेंट आएगा हम सिंगल एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको कंपाउंड वाला भी करवाऊंगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताता हूँ मैं आपको। सिंगल एलिमेंट जब भी आएगा, जैसे सल्फर है, जैसे कार्बन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सोडियम है, जितने सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे आप उन सब के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, एटॉमिक मास का वर्ड इस्तेमाल करोगे। ठीक है। आपने एन लिखा, आपने मास, मास की जगह पर मास लिखो। मास कितना दे रहा है, 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है। आगे आपको मास कितना दे रहा है, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32। ये आपने लिख दिया यहाँ पर 32। ठीक है। अब इसको डिवाइड करवाओ, जो भी आंसर आएगा आपके पास वो नंबर ऑफ मोल होगा। एन निकल आया हमारे पास, दोनों को डिवाइड करवाओ, जो आंसर आ रहा है मुझे बताओ। 30 को 32 से डिवाइड करवाना। ठीक है। 30 डिवाइड बाय 32, देखो आंसर क्या आता है। निकाला आंसर। अरे मैंने निकाल लिया यार तुमसे पहले तो। 30 डिवाइड बाय 32 हमारे पास होता है 0.93। हाँ सही है। पॉइंट के बाद दो या तीन वैल्यू लिखते हैं, सही आ रहा है। ठीक है। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल समझ आया। ये सिंगल एलिमेंट जब मेरे पास गिवन था तो मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। क्लियर है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन। इसको नोट डाउन अगर करना है तो कर लो अपने पास, या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। क्लियर है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। यही सवाल करते हैं। ठीक है। इसी सवाल को रखते हैं, बस मैं कंपाउंड एलिमेंट को चेंज कर दूं। मैं सल्फर को मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने सल्फर के ऊपर ये डाल दिया, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है। सल्फर की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 30 ग्राम ऑफ, और सपोज मान लो मेरे पास क्या दे रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। डेटा बना लेते हैं इसका।
डेटा में सबसे पहले वही आएगा। सवाल में 30 ग्राम दे रहा है, ग्राम का मतलब क्या होता है, मास। मास ऑफ एलिमेंट क्या दे रहा है तुम्हें, कंपाउंड क्या दे रहा है तुम्हें, CO2, मास ऑफ CO2 लिख दिया आपने। कितना दे रहा है बेटा आपको मास ऑफ CO2, 30 ग्राम। अब अगला है कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, वर्ड मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, मोलिकुलर मास हमारे पास होता क्या है, मोलिकुलर मास हम लोग कहते हैं द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है, उन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को क्या कर दो आप, प्लस कर दो। जितने भी आपके पास एलिमेंट दे रहा है, ठीक है, उन सब के एटॉमिक मासेस को आप लोग क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास कहलाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकालना है ना, तो आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आपको कार्बन के एटॉमिक मास की और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। सही है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है मेरे पास क्या, 16। कार्बन है, CO2 में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। कार्बन, आप कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12, मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। क्या इस कार्बन के नीचे कुछ है, नहीं है। तो आपको मैथ का रूल पता है अच्छे से, जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, साइन हमेशा प्लस। क्यों साइन हमेशा क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मोलिकुलर मास के अंदर बताया था, इसकी डेफिनेशन थी द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। ये जो सम था ये SUM वाला सम था। तो SUM वाले का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास मोलिकुलर मास निकालते वक्त उन एटॉमिक मासेस को हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दे रहा है यहाँ पर, कितना होता है, 16 होता है। क्या ऑक्सीजन के नीचे कुछ है, हाँ कितना है भाई, क्या है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 12 बन जा क्या हो गया 12, साइन क्या आएगा मेरे पास बीच में, प्लस का। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आएगा बेटा 32। तो 12 और 32 को प्लस करवाओ, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, 44। आपके पास आ गया 44 AMU। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आया वो क्या आएगा, 44 AMU। ये आपके पास क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास समझ आ गया होगा। कंपाउंड के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रहा है आपको, 44 AMU। ठीक है, रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है, N नंबर ऑफ मोल ही मालूम करना है। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर देखो कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ठीक है, अब सिंपल क्या करो, मास तुम्हें कितना दे रहा है 30 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकाला है अभी आपने, 44। दोनों को डिवाइड करवाओ, जो भी आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल होगा। करवाओ डिवाइड भाई, क्या आंसर आ रहा है, 0.68, 0.68। गुड, वेरी गुड, क्लियर हुआ। मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दिया कि मेरे पास मोल, अगर एक सिंगल एलिमेंट दे रहा है तो आप कैसे मोल निकालोगे, और अगर आपको क्या दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, तो आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल, क्लियर है। ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह बाकी जो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाले जो टॉपिक है मास वाले और दूसरे जो हैं, वो सारे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है एक टॉपिक या दो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ तक करवा रहा हूँ, और बाकी जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ताकि आप जो है वो उसकी मजीद इन सवालात की प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।